हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की मैथमेटिक्स का। तो आज हम NCERT के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमारी प्रश्नावलियाँ स्टार्ट करेंगे। राजस्थान बोर्ड के द्वारा भी NCERT कोर्स को लागू कर दिया गया है और हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। प्रश्नावली 1 जो है अर्थात जो चैप्टर फर्स्ट है वो है हमारे पास वास्तविक संख्याओं का। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो आपके परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी हुई होती हैं, जिन्हें कि हम रियल नंबर कहते हैं। तो अब हम इस प्रश्नावली में अध्ययन करेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं और उन दोनों से मिलकर जो संख्याएं बनेंगी वो क्या कहलाएंगी, हमारे पास वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी, यानी रियल नंबर वो कहलाएंगे। तो हमारे पास इस प्रश्नावली में जिन जिन संख्याओं के बारे में हमारे को अध्ययन करना है, जो कि हमारे को इसमें आवश्यकता होगी, उन सब का हम पहले एक बार स्टार्ट से अध्ययन कर लेते हैं कि इन संख्याओं का मतलब होता क्या है। पॉइंट हमारे पास जो होगा वो आपके वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड होगा, लेकिन वास्तविक संख्याओं में भी किस किस संख्याओं का योगदान है उनके बारे में हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हमारे पास में है प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। आपको रटना कहीं से भी नहीं है, परमानेंट आपको उसका अर्थ समझना है कि ये संख्याएं होती कौन सी हैं, क्योंकि एक बार समझने के बाद तो फिर आपको रटने की आवश्यकता है नहीं। तो आप यहाँ पर फोकस कीजिए कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। तो जो काउंटिंग होती है वो काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 वगैरह। तो हमारे पास जो काउंटिंग नंबर स्टार्ट है यानी 1 से लेकर अंत तक जहाँ पर भी संख्याएं जाती हैं वो सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, आपके प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर कहलाती हैं। यानी इसको दर्शाया जाता है n से। तो हमारे पास नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, 1 2 3 डॉट डॉट। इस प्रकार से ये आपकी गिनतियां चलती जाएंगी। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं यानी प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो कहाँ से प्रारंभ होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। अर्थात ये संख्याएं इसी प्रकार से आगे चलती जाएंगी जहाँ तक आपकी गिनतियां चलती हैं। लास्ट हम ये मान लेते हैं कि जहाँ पर भी कोई अंत नहीं होगा, जो लास्ट हमें एक तरह से मिल जाएगा उसको बोलते हैं हम अनंत, और उसको दर्शाते हैं इस प्रकार के सिंबल से। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट, 1000 10,000 15,000 लाख, कितनी भी संख्याएं हों, लेकिन वो सभी संख्याएं जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, आपके 1 से स्टार्ट होती हैं। तो ये सभी संख्याएं जो होंगी वो कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, सेकंड नंबर देखते हैं हम पूर्ण संख्याएं, जिनको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, और इसको दर्शाते हैं W से। W बराबर क्या होता है कि जो आपके प्राकृत संख्या मिली हैं, ध्यान से समझना, जो प्राकृत संख्याएं मिली हैं अर्थात 1 2 3 4 वगैरह, तो यदि इसमें 0 को भी शामिल कर लिया जाए, मतलब अब आपके जो नंबर हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो, 0 से, फिर उसके बाद क्या आएगा 1, फिर 2 3 4 चलते जाएंगे और लास्ट कहाँ तक पहुँच गए हम, इनफाइनाइट यानी अनंत तक। इसका मतलब 1 से जो संख्याएं चल रही हैं वो तो कौन सी संख्याएं आपके पास, प्राकृत संख्याएं। यदि इन प्राकृत संख्याओं में 0 को और शामिल कर लें तो हमारे पास कौन सी संख्याएं बन जाएंगी, वो पूर्ण संख्याएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि होल नंबर में 0 होता है और n वाली संख्या होती है। होल नंबर में जो संख्याएं होंगी, एक तो 0 होगा, उसके बाद n नंबर होंगे। n नंबर का मतलब ये 1 से चलने वाली सभी संख्याएं। क्लियर हो गया होगा। 1 से लेके अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी की सभी प्राकृत संख्याओं में आती हैं, तथा 0 से लेके अनंत तक की जो संख्याएं होंगी वो सभी की सभी आपके पूर्ण संख्याओं में आती है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। होल नंबर में यानी पूर्ण संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होगी वो है कितनी होगी, 0 होगी, तथा प्राकृत संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होगी वह कितनी होगी, 1 होगी, तथा प्रत्येक संख्याओं के बीच का अंतर 1 ही है। यानी कोई से भी 2 नंबर लें, उनके बीच में कितने का अंतर चल रहा है, 1 का अंतर चलता है। छोटी कक्षाओं में हम अध्ययन कर चुके हैं कि इन संख्याओं को हम एक संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, और संख्या रेखा के ऊपर 3 प्रकार की संख्याएं हम दर्शा सकते हैं। एक धनात्मक संख्या यानी प्लस वाली संख्या, एक शून्य को, और एक ऋणात्मक संख्या। तो अब हमारे पास तीसरे नंबर की जो संख्या है वह तीसरे नंबर की संख्या को दर्शाते हैं Z से, जिसे बोला जाता है इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं, यानी जिसको बोलेंगे इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर जो होते हैं वो प्लस वाली संख्या भी होती है, इसमें
माइनस वाली संख्या भी होती है और शून्य भी शामिल होता है, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तीनों संख्याएं जिसमें होती हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमने एक संख्या रेखा बना ली है, तो मध्य का बिंदु हमने 0 दर्शाया। इसके दाईं तरफ वाले जो नंबर हैं वो धनात्मक होंगे, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से और भी नंबर आएंगे और ये नंबर कहाँ तक जाएंगे हमारे पास में? धनात्मक में कहाँ तक ले रहे हैं? अनंत तक। इसी प्रकार से 0 के बाएं तरफ जो मान होंगे वो आपके नेगेटिव में आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5। इसी प्रकार से माइनस वाली संख्याएं भी आपके अनंत तक पहुंचेंगी। इसका मतलब लास्ट की जो संख्या होगी वो माइनस अनंत होगी। मतलब आपके पास धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य वाले जितने भी नंबर होंगे वो सभी नंबर कौन सी संख्याएं होंगी? पूर्णांक संख्याएं होंगी। तो इसका मतलब हमारे पास जो मान इनका लिया जाएगा वो हमारे पास हो सकता है कि माइनस अनंत से चल रहा है, डॉट डॉट, जैसे -3 -2 -1, 0 हो सकता है, +1 +2 +3, डॉट डॉट, और भी मान हो सकते हैं प्लस वाले भी, और लास्ट कहाँ तक पहुँच सकता है? अनंत तक। तो ये सभी नंबर जो होंगे वो कौन से नंबर होंगे? पूर्णांक संख्याएं होंगी। अब आपको ये क्यों समझाया जा रहा है? क्योंकि हमारे पास जो वास्तविक संख्याएं होंगी वो वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी हुई होंगी, जबकि परिमेय संख्याएं जो हैं वो आपके पूर्णांक संख्याओं से मिलकर बनी हुई होती हैं। इसीलिए तो आपको पहले इसका बेसिक क्लियर करवाया जा रहा है, इसलिए आप इनको माइंड में रखिए। तो 3 संख्याओं के बारे में हमने जाना। इसके अलावा कुछ और संख्याएं हमारे पास प्रश्नावली 1 में आवश्यकता होगी। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, तो उनकी परिभाषाएं और समझ लेते हैं, उनके बारे में और जान लेते हैं कि वो कौन सी होती हैं। तब तक आप नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं सम, विषम और अभाज्य संख्याएं। आगे की कुछ संख्याओं के बारे में और जानते हैं, जिसमें हमारे पास में है सम संख्याएं। छोटी कक्षाओं में ये आपके कंप्लीट हो चुका है, फिर भी हमारे पास यहाँ पर थोड़ी आवश्यकता होगी, इसलिए हम इसको देख लेते हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं? कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, मतलब ऐसी संख्याएं जिसमें यदि हम 2 का भाग दें तो वह भाग पूरा पूरा चला जाता है, अर्थात वहाँ पर शेषफल 0 बचता है। 2 का भाग देने पर शेषफल कितना बचे? 0 बचे। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? सम संख्याएं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये सभी की सभी संख्याएं कौन सी होंगी? सम संख्याएं होंगी। और लास्ट कहाँ तक पहुंचेंगी? ये अनंत तक, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। हमें भी पता नहीं कि अनंत कहाँ होता है, ये इस प्रकार से चलती जाएंगी। आप 2 में 2 का भाग दे लीजिए, शेषफल 0 ही बचेगा। 4 में 2 का भाग दे लीजिए, शेषफल 0 ही बचेगा। तो पूर्णतः विभाजित होने का मतलब ये होता है कि शेषफल 0 बचता है, तो उस स्थिति को बोलते हैं पूर्णतः विभाजित होना। और यदि पूर्णतः विभाजित नहीं है तो इसका मतलब वहां पर शेषफल बचता है। तो हमारे पास सम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं सम संख्या कहलाएंगी, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, मतलब जिनमें 2 का भाग दें और शेषफल 0 नहीं बचे बल्कि 0 के अलावा और शेषफल बचता है, यानी प्राकृत संख्याओं में से कोई शेषफल बचता है, तो वो संख्याएं कौन सी कहलाएंगी? विषम संख्याएं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13, इस प्रकार से संख्याएं प्राप्त होंगी। थोड़ा सा ध्यान देना, सम संख्याएं और विषम संख्याओं में प्रत्येक 2 संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है वह 2 का ही होता है। इनमें भी आप 2 का अंतर देख सकते हैं। प्रत्येक क्रमागत संख्याओं के बीच में कितने का अंतर होगा? 2 का अंतर होगा। तो ये हो गई हमारे पास सम संख्याएं, ये हो गई हमारे पास विषम संख्याएं। नेक्स्ट है अभाज्य संख्याएं। ध्यान से सुनना इसकी परिभाषा, कि वे संख्याएं जो केवल, ध्यान रखना केवल शब्द लग रहा है, केवल एक व स्वयं से ही विभाजित होती हैं, यानी इन संख्याओं में 1 का भाग लगेगा और स्वयं खुद ही संख्या का भाग लगेगा, उसके अलावा और किसी का भाग नहीं लगता है। तो ऐसी संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। विभाजित होने का मतलब है कि शेषफल 0 बचना चाहिए वहां पर, ये है इसका अर्थ। तो देखिए 2 में 1 का भाग जाता है 2 बार,
और 2 में 2 का ही भाग जाता है, 2 के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है। 3 में 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, शेषफल कितना बचेगा 0। वैसे 11 में तो हम भाग दे सकते हैं, कितने का भी 2 का भाग दे सकते हैं, 5 बार जाएगा 10, यहाँ शेषफल कितना बच गया 1। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से भाग नहीं गया, शेषफल कितना बचा 1। शेषफल नहीं बचना चाहिए, ये ध्यान रखना आपको। तो हमारे पास यहाँ पर 11 का भाग देंगे 1 आएगा, 11 और शेषफल कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब 11 में 11 का ही भाग लग सकता है और 1 का तो सभी में लग रहा है। तो ऐसी संख्याओं को हम कौन सी संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो ये जो संख्याएं होंगी वो कौन सी संख्या होंगी, अभाज्य संख्याएं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक बात और नोट कीजिए कि अभाज्य संख्याओं में 2 दे रखा है और 2 किस प्रकार की संख्या है, सम संख्या। यानी अभाज्य संख्या में सिर्फ एकमात्र एक ऐसी संख्या 2 है जो कि सम संख्या है और वह किस प्रकार की संख्या है, अभाज्य। कई छोटे प्रश्नों में आपसे पूछ लिया जाए कि वह अभाज्य संख्या बताइए जो कि सम संख्या भी है, तो उसका आंसर क्या होगा 2। इसमें सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है, बाकी सभी संख्याएं आपके विषम संख्याएं होती हैं। इस बात का आप ध्यान रखना। सेकंड कंडीशन हम यहाँ पर एक और फोकस कीजिए कि जहाँ 1 जो है उस 1 में 1 का ही भाग लगता है, बिल्कुल क्लियर है। तो 1 यहाँ पर न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट देखेंगे हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं, और परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलके ही कौन सी संख्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। यहां तक नोट कर लीजिए आप इसको, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब स्टार्ट करते हैं हमारी प्रश्नावली का टॉपिक परिमेय संख्याएं। क्योंकि परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं उनको समझने के लिए हमारे को प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक इन संख्याओं की आवश्यकता थी, इसलिए हमने उनके बेसिक को पहले समझ लिया है। अगर हम उनके बारे में नहीं जानते तो हम इस प्रश्नावली को समझ ही नहीं पाते, इसलिए बेसिक हमने थोड़ा कंप्लीट कर लिया है। अब आपको समझने में कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए कि परिमेय संख्याएं जिनको रेशनल नंबर भी कहते हैं क्या होती हैं, कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p/q यानी भिन्नों के रूप में लिखा जा सकता है। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां p और q जो है वो किस प्रकार की संख्याएं हैं, देखिए पूर्णांक संख्याएं। p और q पूर्णांक संख्याएं हैं। इसका मतलब p का मान प्लस वाला मान भी हो सकता है, माइनस वाला मान भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, तथा q का मान प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन ये है कि q का मान 0 नहीं होगा। q भी पूर्णांक है, ये हमने माना है कि p और q प्लस, माइनस और 0 तीनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर परिमेय संख्या बनाने के लिए q के मान को 0 नहीं होना चाहिए, बाकी प्लस और माइनस की संख्या वो हो सकती है। तो ऐसी संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहते हैं विद्यार्थियों, परिमेय संख्याएं। यानी p/q के रूप में। तो जो आपने पूर्णांक संख्याएं ली हैं उनको आप बटे के रूप में लिख लीजिए किसी भी प्रकार से। जैसे मैंने लिखा 5/3, तो p का मान तो कितना हो गया 5 और q का मान कितना हो गया 3। तो अब ये बताइए कि p और q पूर्णांक है या नहीं है, क्योंकि p का मान प्लस वाली गिनतियां भी हैं, p का मान माइनस वाली गिनतियां भी हैं और p का मान 0 भी है। कोई सा भी नंबर हो सकता है, ऊपर आपके प्लस का मान हो सकता है, नीचे आपके प्लस का मान हो सकता है, ऊपर आपके माइनस की संख्या हो सकती है, नीचे माइनस की संख्या हो सकती है। जैसे -3/4, तो -3 एक पूर्णांक संख्या है जो आपको बताई थी, तो ऊपर आपके प्लस का भी मान हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। नीचे आपके पास मान प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है और पूर्णांक में 0 भी होता है, लेकिन नीचे वाला इस संख्या के लिए 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर -3/4 ये किस प्रकार की संख्या हुई, परिमेय संख्या। 1/-4, देखिए p का मान धनात्मक पूर्णांक हुआ, 1 जो है वह पूर्णांक है, होल नंबर भी है और प्राकृत संख्या भी है। इसका मतलब कि पूर्णांक संख्याओं में प्राकृत संख्या पूरी होती हैं, पूर्ण संख्याएं भी पूरी होती हैं और साथ में माइनस वाली संख्या भी होती हैं। तो यहाँ पर एक पूर्णांक संख्या है, -4 वह भी एक पूर्णांक संख्या है। तो आपको यही बताया गया है
कि किसी भी संख्या को यदि हम अनुपात में लिख देते हैं और अनुपात में वो संख्या आपके पूर्णांक है, ऐसी संख्या को हम कौन सी संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0/5, p का मान कितना है? 0 और q का मान कितना है? 5। तो p और q दोनों क्या है? पूर्णांक। यहां पर मैंने लिखा है 2। अब ये बताइए कि 2 क्या अनुपात में लिखा हुआ है? नहीं, लेकिन जो भी संख्या लिखी हुई होती है उस संख्या में हमेशा किसका भाग लगता है? 1 का। तो अनुपात में लिखने का मतलब है कि उस संख्या का उसमें क्या लग रहा है? भाग लग रहा है। तो मैं यहाँ पर अकेले 2 को 2/1 भी लिख सकता हूँ। तो p का मान कितना? 2, q का मान कितना? 1 हो गया ना p/q के रूप में। तो इसका मतलब ये 2/1 जो है या 2 जो था वह किस प्रकार की संख्या थी? परिमेय संख्या थी। ये ध्यान रखना, ऊपर आपके 2 है लेकिन नीचे आपने 0 लिख दिया। p का मान कितना है? 2 और p क्या है? पूर्णांक। और 2 पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल सही है। 0 किसका मान है? q का, क्योंकि अपोज में क्या माना हमने? q को माना और q का मान कितना आ रहा है? 0। और 0 किस प्रकार की संख्या है? पूर्णांक संख्या। और q क्या है? पूर्णांक संख्या। लेकिन परिमेय संख्या के लिए बोला गया है कि यहाँ पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये 2/0 जो है वह परिमेय संख्या नहीं है। यह आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब इस संख्या को आपको हटाना है। ये उदाहरण हम लिख लेते हैं, कुछ भी अपने मन से लिख लीजिए। 2/3, 2 माइनस 3/2, 3/-4, 0/5, 6/7, -7/-8। इस प्रकार से कोई भी संख्या हो सकती है। ऊपर आपके 0 हो सकता है, ध्यान रखना, ऊपर 0 हो सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं होगा। तो यानी अंश में 0 हो सकता है लेकिन इस संख्या के हर में 0 नहीं होगा। वही होगी आपके परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो संख्याएं लिखी है ये तो आपके भिन्नों की संख्या ही बन गई। 5/4, 3/4 ये कौन सी संख्याएं हैं? भिन्नों की संख्या है। तो फिर इन संख्याओं को परिमेय संख्या क्यों बोल रहे हैं? इनको तो भिन्नों की संख्या ही बोल सकते हैं हम, जो कि छोटी कक्षाओं में हमने अध्ययन भी किया। तो थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना। यहाँ पर भिन्नों में और परिमेय संख्याओं में थोड़ा सा अंतर है। भिन्नों में जो संख्या लिखी जाती है 2/3, 5/4, 7/4, तो ये जो संख्याएं आपके पास में हैं इनमें और इनमें अंतर देखिए, थोड़ा सा सोचिए। 2 प्लस का, 5 प्लस का, 7 प्लस का, 4 प्लस का, 4 प्लस का, 3 प्लस का। तो भिन्नों में जब संख्याओं को लिखा जाएगा तो उनमें ध्यान रखना कि ये जो पूर्णांक हैं वो पूर्णांक सभी धनात्मक ही होंगे, यानी सभी अंक जो हैं वो प्लस के होंगे, तब तो इनको बोलेंगे भिन्न। और यदि ये प्लस में भी हैं, माइनस में भी हैं, तब ऐसी संख्याओं को कौन सी संख्या बोलेंगे? परिमेय संख्याएं। तो इसका मतलब ये जो भिन्न आपके हैं, तो क्या ये भिन्न परिमेय संख्या नहीं ही है? तो भिन्न जो है वो परिमेय संख्या तो है, क्योंकि ये परिमेय संख्या के रूप में भी हैं, क्योंकि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। तो भिन्न जो है वो भिन्न परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन परिमेय संख्या जैसे ये वाली है, तो क्या ये परिमेय संख्या भिन्न होगी? नहीं होगी, क्योंकि इसमें एक पूर्णांक किसका है? माइनस का है, और माइनस वाले पूर्णांक को लेकर हम भिन्न नहीं बना सकते। तो अर्थ समझना, सभी भिन्न जो होती हैं वो परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। जैसे 0/5 तो पूर्णांक 0 है, जबकि भिन्नों के लिए क्या कंडीशन है कि सभी प्लस के होने चाहिए, और प्लस के आपके कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा। मतलब अंश में भी प्लस वाली गिनतियां हो और हर में भी प्लस वाली गिनतियां हो, यानी आपके अंश और हर में नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, तब स्पेशल उनको क्या बोलेंगे? हम भिन्न बोलेंगे। और यदि आपके अंश में इंटीजर नंबर है, हर में भी इंटीजर नंबर है, तब वहाँ पर हम उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। इसलिए भिन्न जो है वो तो परिमेय संख्या होंगी, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि माइनस वाली भिन्न नहीं होगी, 0 वाले भिन्न नहीं होंगे, यहाँ पर ये भी भिन्न नहीं होगा। 2/3 भिन्न भी है और परिमेय संख्या भी है। क्लियर है? दूसरा, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तब तो वो परिमेय संख्या है।
तो इसका विपरीत लिख सकते हैं कि जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें कौन सी संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्या क्या हुई कि जिन्हें हम इस रूप में नहीं लिख सकते। ऊपर और नीचे काउंटिंग नंबर आएगा, ध्यान रखना, गिनतियों की संख्या होगी, वो चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो। यदि दशमलव की संख्याएं आती है ना, वो परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। यदि मैं लिखूं 1.2/5 तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 5 तो पूर्णांक है, लेकिन 1.2 जो है वह पूर्णांक नहीं है, वह 1 से थोड़ा ज़्यादा मान है। जबकि पूर्णांक क्या है? नंबर है। 1 के बाद में डायरेक्ट क्या आएगा? 2, 2 के बाद में कितना आएगा? 3, 2.3 नहीं काम आएगा, डायरेक्ट वाले मान आएंगे 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, मतलब एक नंबर के बाद में एक का अंतर, फिर एक का अंतर, फिर एक का अंतर। ठीक है, तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है। जैसे वो एग्जाम्पल लें कि √2 को जब हम हल करेंगे तो यह मान हमारे को मिलता है 1.414 और आगे और भी मान आता है। तो देखिए 1.414, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, इसके नीचे भी 1 मान सकते हैं। तो नीचे वाला तो हो गया Q, तो Q तो पूर्णांक है जो सही है, लेकिन √2, लेकिन ये मान क्या है? 1.414, तो ये तो आपके पास 1 पॉइंट में है, जबकि आपके पूर्णांक कौन से? या तो 1 होगा या 2 होगा। तो इसका मतलब इसके ऊपर या तो 1 आना चाहिए था या 2 आना चाहिए था, ये 1 और 2 के बीच वाला मान नहीं आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये हुआ कि √2 जो है वह किस प्रकार की संख्या है? अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर। इसी प्रकार से √3 इसके बटा में 1 है, तो यह Q है, ये तो पूर्णांक है, लेकिन यह पूर्णांक नहीं है, इसका मान 1.732 होता है। इसका मतलब ये 1 और 2 के बीच में है, जबकि हमारा पूर्णांक 1 और 2 ही होगा। इसका मतलब √3 अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से √5 अपरिमेय संख्या, √7 अपरिमेय संख्या। और ध्यान रखना पाई जो है वह भी एक अपरिमेय संख्या है। वैसे पाई का मान होता है 22/7, तो 22 पूर्णांक है, 7 पूर्णांक है, तो P का मान 22, Q का मान 7, तो ये दोनों पूर्णांक है, तो इसका मतलब 22/7 परिमेय संख्या बनती है। लेकिन पाई का जब मान निकालेंगे इसको हल करके, तब इसका मान 3.14 और समथिंग मान और भी हैं। तो 3.14 का मतलब है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3.14 और अपोन में कितना? 1, तो 1 तो पूर्णांक है, लेकिन ये ऊपर वाला क्या पूर्णांक है? नहीं, ये मान है 3 से थोड़ा ज़्यादा, 3 और 4 के बीच में, जबकि पूर्णांक कौन सा है? 3 और 4। ऊपर या तो अकेला 3 आना चाहिए था या ऊपर अकेला 4 आना चाहिए था, तब ये परिमेय संख्या होती, लेकिन ये तो 3.14 है, इसका मतलब 3.14 परिमेय संख्या नहीं होगी। तो एग्जाम्पल हो गया हमारे पास √2, √3, √5, √7, पाई, ये सभी जो उदाहरण है वो कौन सी संख्या के? अपरिमेय संख्या के उदाहरण है। तो परिमेय संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, और P और Q जो है वो आपके पूर्णांक हैं, मतलब बटे के ऊपर और बटे के नीचे, यानी अंश और हर आपकी प्लस की संख्या भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है। ऊपर वाली संख्या 0 हो सकती है, लेकिन नीचे वाली संख्या 0 नहीं होगी। तो ऐसी संख्याएं कहलाएंगी आपके परिमेय संख्याएं, और जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। P बटा Q का रूप का मतलब है कि ऊपर और नीचे गिनतियां नहीं हैं प्लस माइनस वाली, तो वो संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। अभी तक हमारा बेस ही कंप्लीट हुआ है, क्वेश्चन अब हल करेंगे कि क्या होता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, जब भी कोई पूर्णांक शब्द लिखा हुआ आए तो समझ जाना कि संख्याएं प्लस की होंगी या माइनस की होंगी या 0 होगा। अगर स्पेशल बोला जाता है धनात्मक पूर्णांक तो समझ जाना प्लस प्लस वाली सभी संख्याएं हैं। अगर बोला जाता है ऋणात्मक पूर्णांक तो समझ जाना सभी माइनस वाली संख्या है। सिर्फ पूर्णांक शब्द बोला जाता है, इसका मतलब प्लस की भी है, माइनस की भी है और 0 भी है। आज की जो क्लास है वो काफ़ी लंबी नहीं हो, इसलिए हम इसमें यहाँ तक की परिभाषाओं को ही कंप्लीट रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करते हुए प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करेंगे। आज हमने लिया प्रश्नावली 1.1 को समझने के लिए आवश्यक संख्याओं के बारे में बेसिक जानकारी का टॉपिक। कक्षा बड़ी नहीं हो इसलिए हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे।
आप इसका रिवीजन कीजिए। एक बार पुनः हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं। कुछ संख्याओं के बारे में हमने जाना था। पहली संख्या हमारे पास में थी नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं, जो आपके 1 से स्टार्ट होंगी और कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक। दूसरी संख्याएं हमारे पास में थी पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर, जो 0, 1, 2, 3 से चलती हैं और कहाँ तक पहुँचती हैं, अनंत तक। नेक्स्ट हमारे पास में था पूर्णांक संख्याएं। तो धनात्मक पूर्णांक में हम प्लस वाली संख्याओं को ही लेंगे, यानी 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। तो 1 से जो संख्याएं स्टार्ट होती हैं उनको तो हम प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि धनात्मक पूर्णांक शब्द जहां पर लिखा हुआ हो तो इसका मतलब वहां पर ये मान एक तरह से किसके बराबर है, प्राकृत संख्याओं के भी बराबर है। यानी धनात्मक पूर्णांक प्राकृत संख्याएं क्या होंगी, आपस में समान होंगी। दूसरा लेते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक की यदि बात करें तो ऋणात्मक पूर्णांक का जो मतलब होगा वो 0 के बाईं तरफ वाली संख्याएं होंगी, जैसे डॉट डॉट, -3, -2, -1। तो ये होंगी आपके पास ऋणात्मक संख्याएं। यदि प्रश्न में कहीं पर लिखा हुआ है धनात्मक पूर्णांक तो आप प्राकृत संख्याओं का यूज करना, और यदि लिखा हुआ है ऋणात्मक पूर्णांक तो आपके पास माइनस वाली संख्या का उपयोग करना है। और सिर्फ पूर्णांक लिखा हुआ है तो आपके माइनस की भी, प्लस की भी और 0 को भी शामिल करना है। नेक्स्ट हमने देखा था सम संख्याएं। सम संख्याओं का मतलब ये हुआ कि वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग लगता है, यानी वो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। पूर्ण रूप से विभाजित होने का मतलब ये है कि वहाँ पर शेषफल जो है, रिमाइंडर जो है वह कितना बचता है, 0। और एग्जाम्पल लिए थे हमने 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट। नेक्स्ट है विषम संख्याएं। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, यानी वहाँ पर शेषफल जो है वह 0 प्राप्त नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर कोई ना कोई नंबर प्राप्त होगा। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी, हमारे पास विषम संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास में था संख्या कौन सी, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं का मतलब ये होता है कि उस संख्या में एक का भाग तो लगेगा ही लगेगा, उसके अलावा सिर्फ खुद का ही भाग लगता है और किसी का भाग नहीं लगता है, यानी वो और संख्याओं से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। और संख्याएं थी हमारे पास में 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट, इस प्रकार से। नेक्स्ट हमने संख्या ली है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P जो है वह एक पूर्णांक है, यानी P का मान प्लस भी हो सकता है, माइनस वाला भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। Q जो है वह Q भी एक पूर्णांक संख्या है और Q का मान प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, लेकिन Q का मान 0 नहीं होगा परिमेय संख्याओं के लिए। और जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं √2/1, और √2 का मान 1.414 होता है, अपोन में कितना होता है, 1। तो नीचे वाला तो पूर्णांक है, इसकी पूर्ति कर रहा है, लेकिन ऊपर वाला जो है वह पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक में नंबर आपके चल रहे हैं, काउंटिंग नंबर चल रहे हैं लगातार, पॉइंटों में कोई भी मान नहीं है। यदि ऊपर और नीचे पॉइंटों में मान है तो समझ जाना वो पूर्णांक नहीं है। √2, √3, √5 और पाई खुद भी एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई का मान 22/7 जो होता है वह एक परिमेय संख्या है, ध्यान रखना इस बात का। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर आपके पास में प्रश्नावली जो चल रही है वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं के बारे में अध्ययन किया जाएगा प्रश्नावली 1 के अंदर। तो दोनों संख्याओं के बारे में ही टोटल अध्ययन किया जाएगा इस पूरी प्रश्नावली में। और परिमेय संख्याएं जो हैं वो किससे मिलकर बनती हैं, पूर्णांक संख्याओं से। इसलिए हमने पहले बेसिक लिया है पूर्णांक संख्याओं के बारे में। तो यह था हमारे पास में आज की क्लास का टॉपिक। में कुछ संख्याओं के बारे में हमने बेसिक से जाना और इन्हीं संख्याओं का उपयोग करके नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट NCERT सिलेबस के अनुसार। और यदि आज की क्लास में जो चीज़ें आपको समझाई गई हैं वो चीज़ें यदि आपकी समझ में आती हैं और लगता है कि इससे हमारा टॉपिक क्लियर हो सकता है, हमारी कक्षा 10 कंप्लीट हो सकती है और लेने हैं पूरे मार्क्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे इससे आगे का भाग और रेगुलर अध्ययन करेंगे 10th क्लास की मैथमेटिक्स का। कोरोना काल में आपकी क्लास ऑनलाइन ही चल रही है, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट जल्दी ही आएगा इसका भाग नंबर 2 प्रश्नावली 1.1 यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के अनुसार। धन्यवाद।